हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। तो हम लोग यहां एनएम ट्यूटोरियल्स में बात कर रहे थे रीट बैच में। हम लोग यहां पर रीट बैच चला रहे थे और रीट बैच में हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी कि भिन्न एवं दशमलव, जो हम लोगों ने पूरा कर लिया था। उसके सभी टॉपिक्स हमारे पूरे हो गए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ जरूरी प्रश्नों की, जो कि रीट के पेपर्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवालों की मैंने यहाँ पर लिस्ट तैयार की है, जो मैं आज यहाँ पर आपको एक एक करके सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बिना वक्त गंवाए हम देखते हैं कि किस तरह के सवाल रीट के पेपर में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी कि भिन्न एवं दशमलव से जुड़े टॉपिक से आ सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और लिखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल जो हम करने वाले हैं वो है पहला सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चार सहित 3/5, 4 सहित 3/5, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 4 सहित 3/5 माइनस 2 सहित 2/3, 2 सहित 2/3 का मान है, का मान है। इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 20/15, दूसरा ऑप्शन है 25/15, तीसरा ऑप्शन है 28/15, 28/15 और चौथा ऑप्शन है 29/15। तो ये है आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमें पूछा हुआ है उसने 4 सहित 3/5 में से हमें माइनस करना है 2 सहित 2/3। अब हमने इस चैप्टर में फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा था। भिन्नों का हमने जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग देखा था। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने वो जो देखा था, हमने देखे थे कौन से भिन्न, एक तो उचित भिन्न देखे थे और अनुचित भिन्न हमने देखे थे। यहाँ पे उसने सवाल दिया है मिश्रित भिन्न का, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, सबसे पहले वो याद कीजिए। मिश्रित भिन्न क्या थे? मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर यानी कि एक पूर्ण संख्या और एक फ्रैक्शन यानी एक भिन्न, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न को साथ में रखकर जो भिन्न बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न कहते हैं। और यहाँ पर उसने हमें दो मिश्रित भिन्न दे रखे हैं। एक है 4 सहित 3/5 और दूसरा है 2 सहित 2/3। तो हमें इसको क्या करना है? हमें इसको माइनस करना है और आंसर लाना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इस भिन्न को एक सरल रूप में लाना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न को सरल रूप में लाना पड़ेगा। तो मिश्रित भिन्न को हम सरल रूप में कैसे लाते हैं? मिश्रित भिन्न को हम सरल रूप में कैसे लाते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास कौन सी भिन्न है यहाँ पर? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 4 सहित 3/5। पहले तो हम इसे किस रूप में लाएंगे? पहले हम इसे लाएंगे हमारे
सरल रूप में, हमारे सरल भिन्न के रूप में। तो हम इसे कैसे लाएंगे? हमारे पास है 4 सहित 3/5, 4 सहित 3/5। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, यहाँ पर हर क्या है हमारा 5 है, इस हर को इस पूर्ण संख्या से, इस होल नंबर से, इधर 4 लिखा है ना, इस हर को इस पूर्ण संख्या से क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। इस हर को पूर्ण संख्या से गुणा कर देंगे। तो कर देते हैं हर को पूर्ण संख्या से। हर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या है 5 है, और डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से गुणा करेंगे, यानी कि इंटू 4। और फिर इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस क्या करेंगे, उसमें हम अंश को प्लस कर देंगे। अंश यानी न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे। फिर से देखिए, नीचे का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको इस होल नंबर से यानी इस पूर्ण संख्या से गुणा करना है, और ऊपर वाले अंश में हमें क्या करना है, ऊपर वाले अंश में हमें प्लस करना है। ऊपर वाले अंश में हमें इसे प्लस करना है, नीचे वाले में गुणा करना है और ऊपर प्लस करना है। तो 5, हर क्या था हमारे पास 5, और पूर्ण संख्या क्या थी 4, 5 × 4 हो गया, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस करेंगे हम 3। और ये तो हमारा भिन्न बनेगा, क्योंकि तो ये तो पूरा हमारा क्या आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। और हर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में तो ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा हर क्या है 5 है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 5 × 4 20, ये हो गए 5 चौक 20, 20 और 3 कितने हो गए, 23/5। कितने हो गए, 23/5। अब हमने पहला भिन्न तो सॉल्व कर लिया, अब दूसरा भिन्न सॉल्व करते हैं। पहला भिन्न तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम कौन सा भिन्न सॉल्व करेंगे, अब हम दूसरा भिन्न सॉल्व करेंगे। तो दूसरा भिन्न हमारे पास क्या है, दूसरा भिन्न हमारे पास है 2 सहित 2/3। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये, 2 सहित 2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को वैसे ही गुणा कर देंगे। हर को इससे गुणा किया हमने, हर को इससे गुणा कर दिया, 2 × 3, इन दोनों को गुणा करा है हमने। और इसमें हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको प्लस। तो 2 × 3 + 2, 2 × 3 + 2 बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हर क्या है, यहाँ पे हर 3 है, तो यहाँ पे भी हर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर देंगे। 2 × 3 = 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8/3। तो ये हमारे सरल भिन्न बन चुके हैं, ये हमारे सरल भिन्न बन चुके हैं। जो हमारे मिश्रित भिन्न उसने दे रखे थे 4 सहित 3/5 और 2 सहित 2/3, उसको हमने सरल भिन्नों में बदल लिया है, 23/5 और 8/3 में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इसको माइनस करना है। तो अब इसको माइनस कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 23/5। पहली भिन्न ये वाली है ना, 4 से 3/5, इससे 23/5 को पहले लिखेंगे। 23/5 माइनस 8/3। आंसर क्या आ जाएगा, 23/5 माइनस 8, 23/5 माइनस 8/3। आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम हमने लिया इसका। इसमें देखो हर यहाँ पर अलग अलग है, डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट है, तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका। कितना एलसीएम आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एलसीएम मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको एलसीएम कैसे लेते हैं। 5 और 3 का हमें लेना है, ये 3 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। हमें देखना है सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमें देखनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे हम इसको गुणा कर सके, सबसे छोटी, सॉरी गुणा नहीं, भाग दे सके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है,
2 होती है, पर 2 से तो इन दोनों को हम कर ही नहीं सकते। 2 के बाद कौन सी आएगी? 3 आएगी। 2 के बाद कौन सी आएगी? 3 आएगी। 3 से किया इसको 1 और 5। और अब कैसे करेंगे? 3 5 से होता नहीं तो 5 सीधे के सीधे आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? 1 और 5 में इसको 5 से कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 और 1। 1 और 1 आ गया, मतलब हमारी एलसीएम की जो ये टेबल है ये यही खत्म हो गई। और इन दोनों को गुणा कर देंगे। अब हम इन दोनों को जब गुणा करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5 15 आ गया एलसीएम। अब 15 आ गया तो 15 एलसीएम आ गया। 5 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 5 को 15 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया? 3। सॉरी, 15 को 5 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया? 3। उस 3 को हमने ऊपर 23 से गुणा कर दिया। 23 इंटू 3, 3 को हमने क्या कर दिया? 23 से गुणा कर दिया। माइनस अब इस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। उस 5 को 8 से गुणा कर देते हैं। 8 इंटू 5। ये 3 और 5 कैसे है समझे ना? यहाँ पे 5 था, 5 से 15 को डिवाइड किया, 3 आया। 3 को हमने अंश से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे 3 से 15 को डिवाइड किया तो आंसर 5 आया, उसको हमने अंश से कर दिया। ठीक है। 23 अब इसको सोल्व कर देते हैं। 23 दिया 69, 23 दिया 69 माइनस 8 पंजे 40 बटे 15। 23 दिया 69 और 8 बटे 8 पंजे 40, कितने हो गए? 15। आंसर क्या आ गया इसका? आंसर आ गया 29 बटा 15। आंसर कितना आ गया? 29 बटा 15। 69 माइनस 40 बटा 15 और आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 29 बटा 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा पास? डी हो गया, 29 बटे 15। तो जब भी मिश्रित भिन्न का सवाल अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आपको क्या करना है? पहले हमें मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज कर लेना है। और उसके बाद उसको माइनस करके, अगर हर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मल माइनस हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर यानी हर अलग अलग है तो एलसीएम से हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो था हमारा पहला सवाल। ये कौन सा था? ये हमारा पहला सवाल था जो कि पूरा हो चुका है। और ये कौन सी भिन्न हमारी बनती है यहाँ पर? ये कौन सी भिन्न हमारी यहाँ पर बनती है? जब भी हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करते हैं तो हमेशा याद रखना, ये वाली जो भिन्न हमारी बन रही है, ये दोनों जो हमारी भिन्न बनी ना यहाँ पर, जो फ्रैक्शन से दोनों बने, ये कौन से फ्रैक्शंस होंगे हमारे? अनुचित भिन्न। कौन से फ्रैक्शंस होंगे? अनुचित भिन्न होगी ये। कौन सी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अनुचित भिन्न होगी। क्योंकि अनुचित भिन्न हमने क्या पढ़ा था? जिसमें अंश यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि अनुचित भिन्न होती है। जिसमें अंश हर से बड़ा हो, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वो कौन सा फ्रैक्शन है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न है। तो ये तो आपका पहला सवाल यहाँ पर पूरा होता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। आप लोग इन सवालों को वीडियो के साथ ही कॉपी में भी उतार सकते हैं ताकि आपके पास रहेगा, आपके पास रहेंगे कि कौन कौन से सवाल आए थे। या फिर आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि रीट की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस
आ सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर। अब ज्यादातर जो रीड के एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि शाब्दिक समस्या है, जिसमें शब्द के रूप में, शब्दों में आपको एक समस्या बता रखी होती है जिसको आपको भिन्न या दशमलव का कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व करना पड़ता है। तो किस तरह के सवाल आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में वो हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर सवाल है ए ने सवाल है ए ने 7/3 किलो 7/3 ए ने 7 थोड़ा बड़ा लिख दूं 7/3 किलो ए ने 7/3 किलो, आप केजी में समझ गए ना, केजी किलोग्राम है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, किलो गेहूं खरीदे। ए ने 7/3 किलो गेहूं खरीदे। ए ने 7/3 किलो गेहूं खरीदे। फिर बी ने उसे ए ने 7/3 किलो गेहूं खरीदे, फिर बी ने उसे 3/5 किलो गेहूं और दे दिए। 3/5 किलो गेहूं और दे दिए। और दे दिए। ए ने उसमें से एक सहित 1/3 किलो, ए ने उसमें से 1/3 किलो गेहूं कबूतरों को डाल दिए। गेहूं कबूतरों को दे दिए। तो ए के पास ए के पास शेष गेहूं, ए के पास शेष गेहूं है। 3/5 किलो 3/5 किलो बी है।
8/5 किलो। सी है 1/2/5 किलो। यहाँ पर 1 है, 1/2/5 किलो। या फिर डी है 2/1/5 किलो। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार सवाल को। ए ने 7/3 किलो गेहूं खरीदे। ए ने 7/3 किलो गेहूं खरीदे। फिर बी ने उसे 3/5 किलो गेहूं और दे दिए। बी ने उसे 3/5 किलो गेहूं और दे दिए। ए ने उसमें से 1 सहित 1/3 ए ने उसमें से 1 सहित 1/3 किलो गेहूं कबूतरों को दे दिए। ए के पास शेष गेहूं कितने हैं, यह हमें इसमें बताना है। तो जैसा जैसा सवाल कह रहा है आपको बिल्कुल वैसे वैसे करता जाना है। इसमें आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें बताना है कि ए के पास कितने गेहूं बचे। ए ने 7/3 किलो गेहूं खरीदे। फिर बी ने उसे 3/5 किलो गेहूं और दे दिए। ए ने उसमें से 1 सहित 1/3 किलो गेहूं कबूतरों को दे दिए। तो ए के पास शेष गेहूं कितने हैं। तो चलिए जैसा सवाल कह रहा है बिल्कुल वैसा वैसा हम करते जाते हैं और देखते हैं कि शेष गेहूं कितना आता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। ए ने 7/3 किलो गेहूं खरीदे। तो ए के पास कितने गेहूं है हमारे पास, ये ए हो गया। ए के पास हमारे पास ए के पास गेहूं है 7/3 किलो। 7/3 किलो। फिर बी ने उसे 3/5 किलो गेहूं और दे दिए। बी के पास कितने हैं 3/5 किलो। 3/5 किलो गेहूं बी ने अपने गेहूं किसको दे दिए, ए को दे दिए। तो ए के पास कितने थे 7/3। उसमें बी के गेहूं और मिल गए उसको। बी से इतने किलो गेहूं और मिल गए, मतलब क्या होगा ए और बी का जो गेहूं है, ए और बी का जो गेहूं का जो मान दे रखा है, गेहूं की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर ए के पास 7/3 किलो प्लस बी ने उसको और दे दिए 3/5 किलो। तो ये जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 7/3 प्लस 3/5। 7/3 प्लस 3/5 इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पे इसको हम जोड़ते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम ए प्लस बी को जोड़ रहे हैं। 7/3 प्लस 3/5 हर अलग अलग है, हर यहाँ पर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो क्या होगा एलसीएम आएगा। एलसीएम हमने अभी लिया था 3 और 5 का, कितना आ रहा था 15 आ रहा था। एलसीएम कितना आया यहाँ पर 15 आया। एलसीएम 15 आया। अब यहाँ पर क्या है 7/3, 3 से 15 को डिवाइड किया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 7 × 5। 7 × 5 प्लस यहाँ पर 5 है। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। और 3 ऊपर अंश में यानी कि न्यूमरेटर में गुणा हो जाएगा। तो +3 +3 × 3 तो कितना आ गया आंसर यहाँ पर 7 × 5 कितने हो गए 35 हो गए। 35 प्लस 3 × 3 9/15। 35 प्लस 9/15 कितने हो जाएंगे 44/15। अब पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं ताकि और सरल हो सके। तो 15 और 44 तो एक दूसरे से कट ही नहीं सकते। तो यही हमारा आंसर, तो यही हमारा क्या आ गया
ये हमारे कुल गेहूं आ गए 44/15 किलो। क्या आ गए? ये कुल गेहूं आ गए 44/15 किलो। कौन से गेहूं है ये? ए के पास पहले 7/3 किलो गेहूं थे, फिर बी ने उसको 3/5 किलो गेहूं और दे दिए। तो बी ने जब 3/5 किलो गेहूं ए को दिए तो टोटल ए के पास कितने गेहूं हो गए? टोटल उसके पास हो गए 44/15 किलो। ठीक है, 44/15 किलो यहाँ पर हो गए ए के पास कुल गेहूं। अब आगे क्या बोल रहा है वो? ए ने उसमें से 1/1 किलो गेहूं कबूतरों को दे दिए। ए ने उसमें से 1/1 किलो गेहूं कबूतरों को दे दिए। किस में से? 7/3 किलो में से नहीं दिए उसने। अब उसके पास कितने हैं? 44/15 किलो। तो 44/15 किलो में से 1/1 किलो गेहूं उसने किसको दे दिए? कबूतरों को दे दिए। तो चलिए पहले तो हम क्या करेंगे? पहले 1/1 को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 1/1 के साथ 1/3, 1 के साथ 1/3 को हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? ये हर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये होल नंबर, ये इस नंबर से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ऊपर वाले में प्लस होएगा, नीचे वाले में मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले में प्लस होएगा। 3 एकम 3 और 1 4, 4 आ गया। और हर में तो हमारे पास 3 है ही सही, तो हर में हमारे पास 3 आ गया। 4/3 कैसे आया है? कैसे आया है? 1/1 था, नीचे हर को हमने होल नंबर से, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो 3 × 1 3 हो गए। और ऊपर क्या करा? इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो प्रोडक्ट आया, जो गुणनफल आया, वो ऊपर प्लस कर दिया। तो 3 × 1 3, और 3 + 1 4 हो गया। 4/3 आ गए। 4/3 किलो, 4/3 किलो गेहूं हो गए। तो मतलब कि 44/15 किलो में से उसने 4/3 किलो गेहूं कबूतरों को दे दिए। 1/1 का मतलब है 4/3। 4/3 किलो गेहूं उसने कबूतरों को दे दिए। तो 4/3 किलो गेहूं इसमें से उसने दे दिए, कबूतरों को खिला दिए। अब ए के पास शेष गेहूं है, मतलब उसके पास अब कितने किलो गेहूं बचे? तो 44/15 किलो उसके पास थे, 4/3 किलो उसने खिला दिए। तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या होगा? 44/15 माइनस 4/3 माइनस हो जाएगा। 44/15 किलो गेहूं उसके पास थे, 4/3 किलो उसने कबूतरों को खिला दिए, तो 4/3 किलो तो चले गए गेहूं। अब कितने गेहूं शेष हैं, वो यही पूछ रहा है। कितने गेहूं शेष हैं उसके पास? तो 44/15 माइनस 4/3 सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? हर डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम आएगा। एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 15 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो एलसीएम 15 कैसे आया? 15 और 3 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है? देखिए, जब आपके पास हर में, हमेशा याद रखना, जब आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हो, और एक आपके पास अगर अभाज्य संख्या है, एक अगर आपके पास अभाज्य संख्या है और दूसरा उसी का गुणज है, एक आपके पास प्राइम नंबर है और दूसरा उसी का मल्टीपल है, मतलब उसी की टेबल में आने वाला नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम वो बड़ा वाला नंबर होगा। इसका एलसीएम हमेशा क्या होगा? बड़ा वाला नंबर। जब भी कोई एक नंबर है आपके पास जो प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, और दूसरा नंबर उसकी टेबल में आने वाला है या उससे डिवाइड होने वाला ही है। 15 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, 3 × 5 = 15। तो अगर एक नंबर प्राइम नंबर है और दूसरा उसी की टेबल में आने वाला नंबर है, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा जो बड़ा नंबर है वो आएगा 15। ठीक है, तो 15 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे तो 15 ही है हमारे पास हर में, तो ये वाला अंश, ये वाला न्यूमरेटर तो बदलेगा ही नहीं। तो एक तो मैं लिख दूं क्या? 44। एक तो मैं लिख दूं 44, क्योंकि यहाँ भी 15 है।
दूसरा अब माइनस, अब 3 है, 3 से 15 को डिवाइड किया, कितना आया, 5 आया, और 5 को ऊपर गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 44 माइनस 20 बटा 15, कितना आ रहा है आंसर, आंसर कितना आ रहा है, 44 माइनस 20 आ रहा है 24 बटा 15, कितना आ रहा है 24 बटा 15। अब 24 बटा 15 यहाँ ऑप्शन में है क्या, यहाँ ऑप्शन में 24 बटा 15 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या है, 24 बटा 15 कट सकता है, और तो बिल्कुल ये कट रहा है, 24 और 15 दोनों 3 से कट रहे हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो इसको काट दो, 3 से 24 को काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 8 बार कटेगा, और 3 से 15 को काटेंगे तो 3 पंचे 15, 5 बार कटेगा, कितना आंसर आ गया, 8/5। ऑप्शन में क्या 8/5, हाँ 8/5 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8/5 किलो, तो बी इसका सही आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ए के पास 7/3 किलो गेहूं थे, फिर बी ने उसको 3/5 किलो गेहूं और दिए, बी ने उसको 3/5 किलो गेहूं और दिए, तो हमने क्या करा, हमने दोनों को जोड़ दिया, टोटल कितना आ गया, 44/15 किलो गेहूं, फिर उसमें से एक सहित 1/3 किलो गेहूं ए ने उसमें से एक सहित 1/3 किलो गेहूं कबूतरों को दे दिए, कबूतरों को खिला दिया, मतलब एक सहित 1/3 किलो गेहूं खत्म हो गए। एक सहित 1/3 को हमने सोल्व किया, कितना आ गया, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया, इतने गेहूं से कबूतरों को खिला दिए, तो 4/3 किलो को हमने टोटल गेहूं में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया। अब उसने पूछा था ए के पास शेष गेहूं, बाकी कितने गेहूं बचे, तो हमने माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया, 8/5 किलो गेहूं, जो कि इसका एकदम सही आंसर है, बी इसका सही आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। तीसरा सवाल हमारे पास है, एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है, क्या एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है। निरक्षर का मतलब होता है कि पढ़े लिखे नहीं है लोग, अनपढ़ है। एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है, निरक्षर का मतलब अनपढ़ है। उनमें 2/5 उनमें 2/5 भाग, उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं। उनमें 2/5 भाग क्या है, महिलाएं हैं। आधी जनसंख्या निरक्षर है, उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं। तो गांव की कुल जनसंख्या का, गांव की कुल जनसंख्या का
कुल जनसंख्या का कितना भाग, कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं, कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं। इसके ऑप्शन उसने क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन उसने क्या दे रखे हैं, 3/5, बी क्या है 2/5, सी क्या है 1/5 और डी क्या है 4/5। तो क्या सवाल है, एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है, एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है मतलब अनपढ़ है, आधे लोग जो हैं गांव में अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं। उस आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिलाएं हैं, तो गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं। अब आप में से आधे लोग तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2/5 भाग महिलाएं हैं, 2/5 भाग महिलाएं हैं, और फिर वो पूछ रहा है कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में ही आंसर है 2/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, और बहुत से लोग यहाँ पर क्या करेंगे बी टिक करके आ जाएंगे 2/5, उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं, और उसने ये पूछा कि कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं। 2/5 भाग महिलाएं हैं जो निरक्षर है, और कितना भाग निरक्षर महिलाएं, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे यहाँ पे बी टिक करके आ जाएंगे कि बी 2/5 भाग ही महिलाएं हैं, और महिलाएं पूछ रहा है तो कि 2/5 आंसर है, और बहुत से जल्दी जल्दी में सोचेंगे कि ये बहुत इजी सा प्रश्न था और बहुत आराम से हमें इसके नंबर मिल गए, 1-2 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन आता है उतने नंबर हमें मिल गए। लेकिन ये खुशी है ना आप लोगों की ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि इसमें 2/5 जो है वो गलत आंसर है, 2/5 वहाँ पे लगा के भी मत आना, पूरा क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना। एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है, आधी जनसंख्या निरक्षर है, इसका आंसर हम करते हैं आधी जनसंख्या, आधी जनसंख्या निरक्षर है मतलब 1/2, आधी का मतलब क्या होता है 1/2, आधी जनसंख्या निरक्षर है, कुल जनसंख्या की आधी, कुल जनसंख्या की 1/2 निरक्षर है, उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं। उनमें का मतलब है यहाँ पर, उनमें का मतलब टोटल नहीं है, उनमें मतलब ये जो आधी जनसंख्या है ना, ये आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिलाएं हैं, आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिलाएं हैं। ये जो आधी जनसंख्या है गांव की निरक्षर, आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिलाएं हैं, और उसने पूछा है गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग, कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं, गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं। तो बहुत इजी सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, कुल जनसंख्या, उसने क्या बोल रखा है आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिलाएं हैं, ठीक है, आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिलाएं हैं, तो कुल जनसंख्या का कितना भाग होगा, तो आधी जनसंख्या का कितना है 2/5, ठीक है, आधी जनसंख्या का कितना है यहाँ पर 2/5 भाग है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बुक में आंसर देख रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो बुक है उसमें आंसर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं है, यहाँ पर मेरे पास नोटबुक है जो बिल्कुल खाली है, सिर्फ मैंने इसमें पीछे सवाल लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। बुक में इसके कोई आंसर्स नहीं है, नोटबुक में कोई आंसर्स नहीं है,
तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि देख के करवा रहा है। आधी जनसंख्या निरक्षर है, उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं, तो कुल जनसंख्या का कितना भाग? कुल जनसंख्या का आधा, कुल जनसंख्या का जो है कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं? आधी जनसंख्या का 2/5 भाग है, ठीक है। आधी जनसंख्या का तो कितना है? 2/5 भाग। तो कुल जनसंख्या का हम कैसे निकालेंगे? हमें यही करना है, हमें ये आधी जनसंख्या को 2/5 से इसमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। गुणा क्यों किया? मल्टीप्लाई क्यों किया? आधी जनसंख्या का 2/5, 1/2 का 2/5, मतलब जैसे हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 1/2 है, ठीक है। हमारे पास 1/2 लोग हैं, मान लीजिए हमारे पास 1/2 लोग हैं, और इसमें से वो बोल रहा है, इसमें से वो बोल रहा है कि 1/2 में से 2/5 तो महिलाएं हैं, ठीक है। 1/2 में से 2/5, ये जो 2/5 है ना, ये 1/2 में से है, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि मान लो हमारे पास टोटल 100 लोगों की जनसंख्या है, जिसमें से मान लो 50 लोग हमारे अनपढ़ हैं, जिसमें से वो कह रहा है कि अगर 50 का जो 50 लोग अनपढ़ हैं, अगर वो 50 लोग में 2/5, 50 लोग में अगर हमारी जो 2/5 जनसंख्या है, इन 50 लोगों में 2/5 जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है, तो 100 लोगों में इन महिलाओं की जनसंख्या आपको किस में बतानी है? फ्रैक्शन में बतानी है, यानी कि भिन्न में बतानी है। 50 लोगों में महिलाएं कितनी है? 2/5 है, तो 100 लोगों में कितनी होंगी? 100 लोगों में कितना फ्रैक्शन बनेगा उन महिलाओं का? 50 लोगों में उन महिलाओं का भिन्न बन रहा है 2/5, तो 100 लोगों में कितना भाग होगा उन महिलाओं का? तो क्या होगा? हमें क्या करना है? आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिलाएं हैं, तो कुल जनसंख्या का कैसे निकालेंगे? हाफ को हम किससे कर देंगे? गुणा। सिंपली हमें क्या करना है? हाफ को मल्टीप्लाई कर देना है 2/5 से, ठीक है। हाफ को मल्टीप्लाई कर देना है 2/5 से। अगर मैं आपको दूसरी और सरल भाषा में इसको समझाऊं, अगर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो पहले मैं इसको और सरल भाषा में समझा देता हूँ। सरल भाषा में ये ऐसे है कि हमारे पास आधी जनसंख्या है, आधी जनसंख्या है, उसका 2/5 भाग क्या है? महिलाएं हैं। आधी जनसंख्या का 2/5 भाग, हमें बस यही निकालना है, हमें एक्चुअल में यही निकालना है। आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिलाएं हैं, तो मतलब कितना भाग महिलाएं हो जाएंगी? कितना भाग महिलाएं हो जाएंगी? आधी जनसंख्या का 2/5 भाग कितना हो जाएगा? हमें बस यही निकालना है, तो हम ये निकालते हैं। तो आधी 1/2 को 2/5 से हम गुणा कर देंगे, हमें बस ये निकालना है आधी जनसंख्या का 2/5 मतलब कितनी महिलाएं हैं। तो हमने क्या करा? 1/2 को 2/5 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पर? 1/5। कितना आ गया? 1/5। और इसका आंसर भी क्या आएगा? 1/5। क्यों 1/5? आधी जनसंख्या का 2/5 भाग महिला है, उसने दे तो रखा है पर इनडायरेक्टली दे रखा है। उसने पूछा भी यही है कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं, और उसने दे रखा है आधी जनसंख्या में, आधी जनसंख्या निरक्षर है, और आधी में 2/5, आधी में 2/5 मतलब आधी जनसंख्या में भी 2/5 भाग। तो आधी जनसंख्या मतलब 1/2, और आधी जनसंख्या में भी 2/5 भाग निरक्षर महिलाएं हैं। आधी जनसंख्या में भी 2/5 भाग कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग? तो 1/5 भाग। उसने पूछा भी वही है जो उसने दे रखा है, उसने पूछा भी वही है जो उसने दे रखा है। आधी जनसंख्या का 2/5 भाग निरक्षर महिलाएं हैं, तो उसने यही पूछा है कितना भाग, कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं। तो आधी जनसंख्या का 2/5 भाग होगा। कुल जनसंख्या का मतलब जैसे कुल जनसंख्या हमारे पास अगर 100 जनों की है,
तो उसने बोल रखा है 100 जनों में आधी जनसंख्या का 2/5 भाग, आधी जनसंख्या का 2/5 भाग, 100 लोगों में आधी जनसंख्या का 2/5 भाग क्या है, महिलाएं हैं। तो हमें वही निकालना है कि टोटल कितनी हो गई, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1/5 भाग कितना आ गया, 1/5 भाग महिलाएं आ गई। आप यहाँ पे सिर्फ 2/5 भाग महिलाएं हैं ये पढ़ के वहां पे 2/5 मत लगा देना। आधी जनसंख्या का 2/5, अगर 100 जनों की जनसंख्या है तो 100 की आधी जनसंख्या का 2/5, तो आधी जनसंख्या का 2/5 हमने निकाला, कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/5। अगर डाउट हो तो आप फिर से इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, दोबारा समझा दूंगा। मैं वैसे 1000 बार शायद अभी वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मान लीजिए 100 लोगों की जनसंख्या है, तो 100 लोगों की आधी जनसंख्या का 2/5 भाग, तो कितना आ गया, 1/5। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बस इसमें याद रखना, उसमें लिखा था 2/5 भाग महिलाएं, तो ये पढ़ के सीधे 2/5 नहीं लगाना है, आधी जनसंख्या का 2/5 पूरा पढ़े क्वेश्चन को। खुश नहीं हो जाना है 2/5 लगा के कि सही हो गया और हमें 2 नंबर मिल गए सवाल के, नहीं, वहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, अनिल अपनी मासिक आय का, अनिल अपनी मासिक आय का मासिक आय का 1/5 भाग, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर एक बटा दो भाग खाने पीने पर, एवं 2/8 भाग, कपड़ों पे खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक तनख्वाह या आय हम बोल सकते हैं, यदि उसकी मासिक आय 15,000 रुपये है,
15,000 रुपये है, तो उसके द्वारा बचाई गई धनराशि, तो उसके द्वारा बचाई गई धनराशि है। उसके द्वारा बचाई गई धनराशि है। ₹1,500। ऑप्शन है हमारे पास ₹1,500, बी है ₹2,250, ₹2,250, सी है ₹3,000, और डी कितना है ₹750, ₹750, यानी ₹750। तो हमारे पास सवाल क्या है, अनिल अपनी मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/2 भाग खाने पीने पर एवं 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 15,000 रुपये है तो उसके द्वारा बचाई गई धनराशि, अंत में एंड में कितनी धनराशि, कितने पैसे उसके पास बचे उसकी सैलरी से। आय का मतलब क्या है, उसकी मंथली इनकम, यानी उसको जो सैलरी मिलती है उसकी मासिक आय कितनी तरह की है, 15,000 रुपये है, जिसमें उसने 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे, आधा भाग खाने पीने पे और 2/8 भाग कपड़ों पे खर्च कर दिया। तो एंड में कितने पैसे बचे हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 15,000 रुपये। मासिक आय हमें कितनी दे रखी है, मासिक आय 15,000, 15,000 रुपये मासिक आय कितनी दे रखी है, 15,000 रुपये। अब यहाँ से पढ़ो, अनिल अपनी मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि 15,000 का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर। तो 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे, तो 15,000 का 1/5 कितना हो गया यहाँ पर, इसको हमने काटा, कितना आ गया यहाँ पर, 3,000 रुपये। कितना आ गया, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये तो कहाँ पे गया, शिक्षा पर गया। ₹3,000 कहीं पे गया, 3,000 रुपये शिक्षा पे गया। उसके बाद 1/2 भाग खाने पीने पर, 1/2 भाग खाने पीने पर। अब 3,000 रुपये तो शिक्षा पे गया, ठीक है, 3,000 रुपये कितना गया, शिक्षा पे गया। उसके बाद इसका 1/2 भाग खाने पीने पर, एक बटा दो भाग खाने पीने पर गया, मतलब 3,000 रुपये शिक्षा पे नहीं गया, 15,000 का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे खर्च हो गया। हाँ, तो 3,000 रुपये खर्च हो गया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 3,000 रुपये खर्च हो गया शिक्षा पर। अब बचे कितने उसके पास, 15,000 में से 3,000 रुपये खर्च हो गए, तो कितने बचे, 12,000 बचे। कितने बचे, 15,000 में से 3,000 उसने
किस पे खर्च कर दिए, शिक्षा पे। तो कितने बच गए उसके पास अब, 12,000 रुपये बच गए। ठीक है, 12,000। अब आधा भाग, 1/2 भाग खाने पीने पर। तो 12,000 का 1/2 कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 12,000 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आ गया। मतलब 6,000 रुपये किस पे खर्च हो गया उसका, खाने पीने पे। खाने पर लिख देता हूं मैं, खाने पर 6,000 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, अब 12,000 बचे थे, 12,000 में से 6,000 रुपये उसके खाने पर खर्च हो गए। अब क्या बचा, 6,000 रुपये भी खाने पे पहले 15,000 थे, 3,000 रुपये शिक्षा पे खर्च हुए, बचे कितने, 12,000। 12,000 में से 6,000 रुपये खाने पे खर्च हो गए। अब कितने बचे, अब फिर से 6,000 रुपये बचे। ठीक है, 12,000 थे, इसमें से 6,000 और खर्च हो गए, कितने बचे, 6,000 और बचे। ठीक है, एवं 2/8 भाग कपड़ों पे खर्च करता है। 6,000 का 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। तो 6,000 का 2/8 भाग कपड़ों पर, 6,000 का 2/8 भाग वो किस पे करता है, कपड़ों पे खर्च करता है। छह हजार का 2/8 भाग वो किस पे खर्च करता है, कपड़ों पे। तो कैसे होगा ये, उसके द्वारा बचाई गई धनराशि कितनी होगी। तो 6,000 का 2/8 भाग कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको करते हैं कैंसिल। 8 से 6,000 कट रहा है क्या, 8 से 6,000 अगर हम काटे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और कितना बच गया यहाँ पर, 4 बच गया, 40, 8 पंजे 40 और यहाँ पर कितना आ गया, 0। 750, 750 इंटू 2, 750 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पर, 1,500। कितना आ गया, 750 इंटू 2, 1,500 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिया, अब कपड़ों पे। ₹1,500 उसने कपड़ों पे खर्च कर दिए। अब उसके द्वारा बचाई गई धनराशि कितनी हो गई, तो सबसे पहले तो 15,000 में से उसने 3,000 रुपये तो शिक्षा पे खर्च हो गए, उसका आधा भाग 3,000 रुपये शिक्षा पे खर्च कर दिए उसने, बचे कितने उसके बाद 12,000। 12,000 में से आधा भाग उसने 6,000 रुपये खाने पे खर्च कर दिए, 6,000 बचे। और उसके बाद 2/8 भाग कपड़ों पे खर्च करता है, कपड़ों पे खर्च करता है। तो क्या होगा, 2/8 भाग अगर वो कपड़ों पर खर्च करता है तो क्या होगा, 2/8 भाग उसने खर्च करा तो कितने हो गए, 1,500 रुपये उसके कपड़ों पे खर्च हो गए। तो 6,000 में से अगर हम 1,500 घटाएंगे तो 4,500 आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कहीं गलती हो रही है। तो एक बार देख लेते हैं हम कहाँ गलती हुई है। एक बटा 5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, तो हो गया यहाँ पर 3,000 सही है यहाँ पर।
एक मिनट रुकिए। इसका आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। इसका आंसर 750 रुपये आ रहा है। तो एक बार में हम इस क्वेश्चन को जो है दोबारा से रिव्यू करेंगे। मैं रिव्यू करके इस क्वेश्चन का एक बार आपके लिए शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, क्योंकि 750 तो हमारा यहीं पे आंसर आ गया। 750 का तो हमारे पास डबल हो रहा है। 750 का तो क्या हो रहा है, 750 का तो हमारे पास डबल हो रहा है। 1500 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं, और 6000 में से 1500 अगर जाएंगे तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, हमारे पास 4500 रुपये बच रहे हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिव्यू करके आपको शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन में डालूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम स्किप करते हैं। शॉर्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं यहाँ पर। मैं जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का जो है सही सोल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। हो सकता है अभी जैसे ये वीडियो अपलोड होने के कुछ ही घंटों बाद आपको उसका शॉर्ट वीडियो भी मिल जाए। इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, यदि 1 लीटर मूंगफली के तेल में 1 लीटर मूंगफली के तेल यदि 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन 910 ग्राम हो, 910 ग्राम हो, तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर, तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर 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 तेल का वजन कितने ग्राम होगा, तेल का वजन कितने ग्राम होगा। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन अभी छोड़ा है वो आप लोग अभी वीडियो देख लीजिए, बाकी सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। इसके बाद इस वीडियो के बाद एक शॉर्ट वीडियो बना के उस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन वो मुझे एक बार करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें या तो सवाल में नंबर्स में मिस्टेक है या फिर
कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है, उसको सही करके अलग से शॉर्ट वीडियो पे मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। और आपको बहुत जल्द, शायद कल सुबह तक ही या कल सुबह तक ही या फिर हो सकता है रात तक ही उसका शॉर्ट वीडियो देखने को मिल जाए। तो हम इसका पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शंस की जगह मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया सीधे। ऑप्शंस है 1500 ग्राम, बी है 1365 ग्राम, 1365 ग्राम, सी है 13.65 ग्राम, और डी है 136.5 ग्राम, 136.5 ग्राम। जी लिख देता हूँ मैं। 1500 ग्राम, 1365 ग्राम। अब क्या पूछ रहा है वो? यदि 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन 910 ग्राम है तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल का वजन कितने ग्राम होगा? उसने बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन 910 ग्राम, 1 लीटर का वजन है 910 ग्राम, ठीक है। उसने बोल रखा है 1 लीटर 500 मिलीलीटर का वजन कितना होगा। तो पहले हम 500 मिलीलीटर का निकाल लेते हैं। तो 500, अगर 1 लीटर का 910 ग्राम है तो 500 ml का कितना हो जाएगा? 500 ml का कितना हो जाएगा? इसका आधा कर दूं, 910/2 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 455। 455 ग्राम कितना आ गया? 500 मिलीलीटर का वजन आ गया। 1 लीटर का आधा ही हुआ 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर का जब 910 ग्राम है तो 500 मिलीलीटर का क्या हो जाएगा? 500 मिलीलीटर उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 455 ग्राम हो जाएगा। अब उसने पूछा 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल का वजन, 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल का वजन। तो मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो हमारा वजन आ जाएगा यहाँ पर 1 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, टोटल वजन कितना हो जाएगा? 910 ग्राम प्लस 455 ग्राम, कितना आ गया यहाँ पर? 910 ग्राम प्लस 455 ग्राम कितना आ गया? 1365 ग्राम आ गया। कितना आ जाएगा? 1365 ग्राम। 1500 तो आएगा नहीं। अब ये मैंने कैसे लिख दिया? 910 ग्राम प्लस 455, आप जोड़ लो, ये 5 हो गए, 5 और 1 6, और 9 और 4 13, 1365 ग्राम इसका क्या है? आंसर है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, 1365 ग्राम इसका आंसर है। बहुत इजीली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारा अगला सवाल जो है, अब मैंने कुछ पिछले जो रीट के पेपर्स थे हमारे, उनसे भी कुछ सवाल निकाले हैं। अब उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो अब जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, जो हमारा अगला सवाल है वो आ चुका है हमारे रीट 2021 में। रीट 2021 में ये सवाल आ चुका है जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सवाल क्या है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। 8 अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में यदि अंश में यदि अंश में 17 जोड़ने पर 17 जोड़ने पर और हर में से एक घटाने पर और हर में से एक घटाने पर हर में से एक घटाने पर भिन्न 3/2 प्राप्त होता है। भिन्न 3/2 प्राप्त होता है। तब भिन्न क्या है? तब मूल भिन्न है। मूल भिन्न मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन। ए 13/21 बी 21/13 सी 13/7 और डी 7/13। तो हमें उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पर, रीट रीट 2021 का ये सवाल है। रीट 2021 के पेपर में आ चुका है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। भिन्न का मतलब है हमारा फ्रैक्शन। आप जानते हैं हर मतलब, एक मिनट रुकिए, हर मतलब क्या होता है? हर मतलब डिनोमिनेटर। हर मतलब क्या है यहाँ पर? डिनोमिनेटर। डी लिख दिया है मैंने यहाँ पर। और हर का मतलब है अंश। अंश मतलब न्यूमरेटर यानी कि एन। यहाँ पे भी अंश के ऊपर लिख देता हूँ मैं एन यानी कि न्यूमरेटर। और हर के ऊपर लिख देता हूँ डी, डिनोमिनेटर। और भिन्न तो आप जानते हैं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। एक भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक भिन्न का हर
एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके अंश से 8 अधिक है, उसके न्यूमरेटर से 8 अधिक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको नॉर्मली। जैसा जैसा ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए ना अंश और हर वाले, सिंपल सा है कि जैसा जैसा वो कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाओ। तो चलिए वही करते हैं हम जो ये कह रहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो माना भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर x है। क्या है? x है। हमने मान लिया कि उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है? x है। उसने बोला है हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो हर कितना आ जाएगा यहाँ पर? हर कितना आ जाएगा? हर यानी कि डिनोमिनेटर हमारा कितना आ जाएगा? अंश से 8 अधिक, अंश से 8 अधिक x प्लस 8, x प्लस 8, अंश हमारा x है, x प्लस 8 आ जाएगा। तो भिन्न हमारी क्या बनेगी? भिन्न हमारी क्या बनेगी? भिन्न तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। भिन्न हमारी क्या बनेगी? भिन्न यानी कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा? अंश हमारा x है, तो अंश हो गया x बटा हर x से 8 अधिक है। हर अंश से 8 अधिक है। हर कितना हो गया? x प्लस 8। हर कितना हो गया? x प्लस 8। अब आगे क्या बोल रहा है वो? यदि अंश में 17 जोड़ने पर, अंश क्या है? x, न्यूमरेटर क्या है? x। यदि न्यूमरेटर में 17 जोड़ने पर, यानी अंश में 17 जोड़ने पर, मतलब x प्लस 17 और हर में से यानी डिनोमिनेटर में से 1 घटाने पर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? x प्लस 8, x प्लस 8 में से 1 घटाने पर माइनस 1, भिन्न 3/2 प्राप्त होता है। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में? 3/2। तो मूल भिन्न है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है वो हमें पता करना है। मूल भिन्न क्या होगी वो हमें पता करना है। उसने हमें बोला है हर उसके अंश से 8 अधिक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 अधिक है। तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर 8 अधिक है, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया? x प्लस 8। डिनोमिनेटर हो गया हमारा x प्लस 8 और भिन्न कितनी हो गई? x अपॉन x प्लस 8। फ्रैक्शन क्या बन गए? न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 8। अब उसने बोला यदि अंश में 17 जोड़ने पर x प्लस 17 और हर में से 1 घटा दिया। हर कितना था? x प्लस 8। x प्लस 8 में से 1 घटा दिया, कितना आया? 3/2। क्या प्राप्त होता है? 3/2। तब मूल भिन्न क्या है? हमें इस फ्रैक्शन को फाइंड करना है कि जो मूल ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो क्या है। उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 8 माइनस 1 को तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? 7 लिख देता हूँ। इसको तो मैंने 7 लिख दिया, 8 माइनस 1 तो 7 हो गया। ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे? तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या करेंगे? हिंदी में बोलूँ तो वज्र गुणा, इंग्लिश में बोलूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको तो हम इससे कर देंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? पहले x प्लस 17 को 2 से करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 34
2x प्लस 34 और 17 दूनी 34 और x प्लस 7 को हम 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 को x प्लस 7 से किया 3x प्लस 21, ठीक है। 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x प्लस 21। अब x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 2x को उधर ले जाते हैं, 21 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो कितना बनेगा ये, मैं उस वाली साइड को पहले लिख रहा हूँ, 3x माइनस 2x, 2x इधर प्लस में था उधर गया माइनस में, इक्वल टू यहाँ पे 34 और ये 34 इधर प्लस में है, 21 इधर आया, 2x उस साइड गया और 21 इस साइड आया, तो कितना हो गया, 34 माइनस 21 कितना आ गया, x बराबर 13 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया यहाँ पर। अब x अगर 13 आ गया तो हम हमारी ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन एक्स प्लस 8, ये फ्रैक्शन में हम x बराबर 13 अगर रख दें तो क्या फ्रैक्शन बनेगी हमारी, x से ऊपर तो x की जगह पे तो 13 रख दिया हमने, x की जगह पे क्या रख दिया 13 बटा x प्लस 8, तो बटा 13 प्लस 8। हमारी मूल भिन्न तो यही थी ना, मूल भिन्न में ओरिजिनल फ्रैक्शन में हर उसके अंश से डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, तो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन तो ये थी x बटा एक्स प्लस 8। इसमें नहीं रखेंगे हम, इस वाली में नहीं रखेंगे, ये तो हमने बाद में करा, 17 जोड़ना और 1 घटाना, तो x बराबर 13 को हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन में रख दिया, जो हमारी क्या थी, x बटा एक्स प्लस 8 थी। ये कौन सी हमारी, ये हमारी मूल भिन्न है, कौन सी भिन्न है ये, मूल भिन्न, ये हमारी मूल भिन्न है। इसमें हमने क्या रख दिया, 13 रख दिया x की जगह पे, तो x बटा एक्स प्लस 8 कितना आ गया, 13 बटा 13 प्लस 8 यानी कि 13 बटा 21, तो इसका आंसर क्या हो गया, 13 बटा 21। इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 13 बटा 21। क्या किया हमने, हर उसके अंश से डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 8 अधिक है, डिनोमिनेटर 8 ज़्यादा है, तो हमने न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को क्या माना, x प्लस 8, हर 8 अधिक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है तो x प्लस 8। फिर उसने बोला न्यूमरेटर में 17 जोड़ो, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश हमारे पास कितना था x में हमने 17 जोड़ा और हर में से 1 घटा दो, हर में x प्लस 8 में से हमने 1 घटाया तो कितना आ गया, x प्लस 7 आ गया, 8 में से 1 कम हो गया, x प्लस 7 आ गया, और उसने बोला भिन्न 3/2 प्राप्त होता है 17 जोड़ने पर और अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पे भिन्न 3/2 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न कितना है, 3/2 प्राप्त होता है। हमने क्या करा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आई, 13। अब हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन एक्स प्लस 8, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन एक्स प्लस 8, 13 बटा 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 बटा 21। ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था हमारा x अपॉन एक्स प्लस 8, x की वैल्यू 13 हमने इसमें रख दी, तो 13 बटा 13 प्लस 8 कितने हो गए, 13 बटा 21। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। ये सवाल हमारा रीट 2021 में आ चुका है, जो मैंने आपको अभी अभी सॉल्व करवा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बस 2 सवाल और हैं, 2 सवाल और हैं यहाँ पर, वो 2 सवाल फटाफट कर लेते हैं। और वो जो एक सवाल जो हमारा बीच में स्किप हुआ है, जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, उसका अलग से शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा मैं, जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा वो। वैसे वीडियो के बाद मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और सॉल्व करते ही आपके सामने उसका शॉर्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अब हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या है, ये जो सवाल अब मैं आपको करवा रहा हूँ ये आया है हमारे पास रीट 2015 में। रीट 2015 में ये सवाल आ चुका है जो अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। पिछला वाला सवाल 2021 का था, ये वाला सवाल रीट 2015 का है। देखिए उसने क्या पूछा, उसने इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल में उसने एक और कॉन्सेप्ट घुसा है परसेंटेज का। और कैसे घुसा है देखिए, उसने पूछा है 1/2 1/2% 1/2% का 1/2% का दशमलव में मान बताइए। दशमलव में मान है 1/2% का दशमलव में मान। उसने ऑप्शन दिए हैं 0.0005, 0.005, 0.05 या फिर 0.5। हमें बताना 1/2% का दशमलव में क्या मान है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1/2% को, पहले तो इस परसेंट जो प्रतिशत हमें दे रखा है इसको हमें फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, परसेंट को, जैसे सपोज आपके पास कोई भी परसेंटेज है, जैसे कि 60% है, इसे आप नॉर्मली फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 60/100। आप सभी टीचर्स बनने वाले हैं इतना तो आप जानते ही होंगे। हम लोग रिजल्ट भी, एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आपको देने पड़ेंगे जब आप स्कूल में भर्ती होंगे। तो स्कूल में भर्ती होंगे तो उसके बाद आपको ये परसेंटेज वगैरह जो है रिजल्ट में निकालनी पड़ेगी। तो कैसे हम करते हैं, आप सबको ये तो याद ही होगा, 60% को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे लिखते हैं, 60/100 लिखते हैं। उसी तरह 30% को क्या लिखेंगे, 30/100। 90% को क्या लिखेंगे, 90/100। ठीक है, परसेंट जहाँ भी लग जाए मतलब वो संख्या 100 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। आप लोग टीचर्स बनने वाले हैं, जो रीट भर्ती है वो शिक्षकों के लिए है। तो शिक्षकों को इतना तो आता ही है क्योंकि उन्हें एग्जाम के बाद जो है बच्चों का रिजल्ट देना होता है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपको पता होनी ही चाहिए। आधा परसेंट का दशमलव में मान, अब उसने पूछा है आधा परसेंट। जैसे 60% का हमने 60/100 कर दिया, 30% का 30/100 कर दिया, 90% का 90/100 कर दिया। वैसे ही आधा परसेंट का हम क्या करेंगे, तो आधा परसेंट का हम क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड बाय 100, यही करेंगे। 60 का 60/100, 30% का 30/100, 90% का 90/100, वैसे ही आधा परसेंट का 1/100, 1/2/100। अब इसको अगर मैं सही भाषा में लिखूं तो, अगर आप ऊपर भी बिन फ्रैक्शन देख के कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये है हमारे पास 1/2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, हमें इसका दशमलव में मान निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इस 100 को, ये जो 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 100, क्या इस 100 को मैं 1/2 डिवाइड बाय 100 हमें दे रखा है, इस 100 को मैं क्या 100/1 लिख सकता हूँ। क्या इस 100 को हम 100/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 से इसको डिवाइड करो 100 ही रहेगा, 1 से इसको डिवाइड करो 100 ही रहेगा, कोई चेंज आने वाला है नहीं। 1/2 डिवाइड बाय 100/1,
तो जब भी हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, हमने क्या देखा था कि इस जो डिवाइड के राइट में, डिवाइड के साइन के राइट में जो फ्रैक्शन होता है उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, उसका हम उल्टा कर देते हैं। क्या होगा यहाँ पर 1/2, इस डिवाइड की जगह हम लिख देंगे इनटू, और इस 100/1 को हम क्या लिख देंगे, 1/100। जब भी हमें दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है, हमने पढ़ा भी था, जब भी दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड के राइट साइड में दाईं तरफ, ये दाईं तरफ जो नंबर है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो अंश को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अंश को अंश से, हर को हर से, तो क्या हो जाएगा 1/200, 1 × 1 1, 2 × 100 200। अब हमें क्या निकालना है, इसका दशमलव में मान निकालना है। तो सिंपली इसको क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो 200 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट लगाया तो 1 0 आ जाएगा, 10 से नहीं होगा, 0.0 0.005। आंसर क्या आएगा हमारा 0.005, 0.005, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/200 को मैं एक बार यहाँ पर और करके देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। 1 को हमने 200 से करा तो एक बार तो गया नहीं, पॉइंट लगाया यहाँ पर 1 0 हुआ तो नहीं जाएगा, एक और 0 लगाया तो एक और 0 हुआ तो नहीं जाएगा, फिर एक और 0 लगाया, पॉइंट लगाया तो 1 0, 1 0 लगाया तो 1 0, फिर एक और 0 लगाया, 1 मिनट, फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुकिए, पॉइंट लगाया 1 0, ये 1 0 लगाया तो 1 0, और 1 0 और लगाया, पॉइंट लगाया 1 0, फिर 1 0 लगाया, दूसरा 0 लग गया, अभी भी नहीं होगा तो 1 0 और लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक और 0, और अब आएगा 0.005। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर हमारा 0.005 इसका आंसर आएगा। कैसे कि हमने 201, यहाँ पे अंदर क्या था, यहाँ पर 1 था, आप लोग भी सीख लीजिए, यहाँ पर 1 था, अब 1 में क्योंकि हमारे पास जाता नहीं है तो हमें क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पर हमें लिखना है 0, 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया, पहला पॉइंट लगाया, 1 0 लगा तो आगे, अब क्या 210 से, क्या 10 200 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर 0 लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक और 0 लगा दो। अब क्या 100 200 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे एक और 0 लगेगा, और यहाँ पे एक और 0 लगेगा। अब क्या 1000 200 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 5 बार डिवाइड हो रहा है, ये 5 बार डिवाइड हो रहा है, और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.005, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, तो ½ % का दशमलव में मान क्या है, 0.005। यह आपका रीट 2015 का सवाल था। अब आज के आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज के आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, बस बढ़ते हैं आप। ये जो हमारा सवाल है, आज का जो आखिरी सवाल है, वो भी हमारे रीट में आ चुका है, ये भी रीट में आ चुका है, ये भी हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कब आया था,
ये 2012 में आया था ये सवाल, जो मैं आपको अब करवा रहा हूँ। रीट 2012 में ये सवाल आ चुका है जो अब मैं आपको करवा रहा हूँ। सवाल क्या है, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या, छात्रा मतलब गर्ल्स, यदि छात्राओं की संख्या मतलब गर्ल्स की संख्या 'छात्रों की संख्या से, छात्रों की संख्या से चार बटा पाँच संख्या की 4/5 गुना हो, 4/5 गुना हो, 4/5 गुना हो तो छात्रों की, तो आगे वो पूछ रहा है 4/5 गुना हो तो छात्रों की संख्या क्या है, ये ना, हाँ छात्रों की संख्या है, तो छात्रों की संख्या है। ये हमारा रीट 2012 का सवाल रीट 2012 का सवाल है। 2012 के पेपर में रीट में पूछा गया था कि एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुना हो तो छात्रों की संख्या क्या होगी। इसके हमारे पास ऑप्शन क्या है, 24, बी है 30, सी है 36 और डी है 45। ए 24, बी 30, सी 36 और डी 45। हमें बताना है इसका आंसर। ये आज के सेशन का हमारा, आज के वीडियो का ये हमारा आखिरी सवाल है। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुना हो, उसने बोला है कि टोटल विद्यार्थी तो कितने हैं, 54 है, 54 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 54 है। यदि छात्राओं की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या छात्रों की संख्या की 4/5 गुना हो, यानी गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या की 4/5 गुना है, तो बॉयज़ की संख्या कितनी है। बॉयज़ का उसने नंबर पूछा है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसमें हम लोग मान लेते हैं, हम लोग छात्र कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं। छात्र हमने कितने मान लिए, x छात्र हैं, ठीक है। ये अब छात्राओं की संख्या, छात्राएं छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या के 4/5 गुना, मतलब x के 4/5 गुना, मतलब कितनी हो जाएगी, 4x/5। छात्राओं की संख्या कितनी हो गई, गर्ल्स की कितनी हो गई, 4/5 गुना। तो छात्रों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या, छात्र मतलब बॉयज की संख्या उसने पूछी है, मतलब x का मान निकालना है। उसने बोला है कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। टोटल उसने दे रखे हैं 54 विद्यार्थी।
जिसमें से x हमारे पास लड़के हैं और 4x/5 हमारे पास लड़कियां हैं। तो इन दोनों को जोड़े तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं, x + 4x/5 टोटल विद्यार्थी उसने कितने दे रखे हैं 54 स्टूडेंट्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें बस इसको जोड़ना है। तो इसका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे अगर जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए मैं बता दूँ, ये x है ना, इसके नीचे कोई हर नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है। हम इसको कैसे लिख दो, जिसको डायरेक्ट एलसीएम लेना नहीं आता वो क्या लिख दें, यहाँ पे x/1 लिख के सॉल्व कर सकते हैं ताकि उसको दोनों जगह डिनोमिनेटर दिख जाए। पर हमें क्योंकि आता है हम डायरेक्ट कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x/1 लिखेंगे। मान लीजिए 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 5 आ गया, ऊपर क्या बनेगा 5x प्लस यहाँ पर 4x, क्योंकि हर सेम है तो 4x अंश सेम ही रहेगा, इक्वल टू 54। तो 5 और 4 कितने हो गए 9x। 9x कितना आ गया, इस 54 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 54 को 5 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 2 27। कितना आ गया 270। 270 आ गया। 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27। 9x कितना आ गया 270 यानी कि 270। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 270/9। x कितना आ गया 270/9, कितना आ गया यहाँ पर 30। और हमारे यहाँ पर छात्रों की संख्या क्या थी, छात्रों की संख्या क्या थी x, छात्रों की संख्या x ही थी और x का मान क्या आ गया 30। मतलब कि छात्र कितने हो गए 30। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि छात्रों की संख्या छात्रों की 4/5 गुना है तो छात्रों की संख्या कितनी है। छात्रों की संख्या कितनी हो गई 30 आ गई। एक छात्रों की संख्या x मानी थी, x आ गई 30। इसका आंसर क्या आ गया 30 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 30। और वहीं पर अगर वो छात्राओं की पूछता, गर्ल्स की पूछता तो हम वो भी निकाल लेते हैं। गर्ल्स की कितनी आ जाएगी 4 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो 4 इंटू 30/5 कितनी आ जाएगी। यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद 30 चौक 120, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और आगे लग गया 0, 120/5 कितना आ गया 5 दूनी 10 और 2 बचे 20 24। छात्राओं की गर्ल्स की कितनी आ गई 24 और बॉयज़ की कितनी आ गई 30। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने छात्रों की संख्या पूछी थी, बॉयज़ की पूछी थी, बॉयज़ की आ गई 30 यानी कि 30। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर आज 8 सवाल देखे हैं रीट के, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के, जो एग्जाम में या तो आ सकते हैं। 3 तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कि 2021 का, एक 2015 का और एक 2012 का, और बाकी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने गाइड से देखे थे जो आगे आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक सवाल जो हमने स्किप किया वो पैसों वाला, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक ज़रूर हो रही है। हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में गलती हुई है या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। उसको एक बार ठीक से मैं अभी सॉल्व करके एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू उसको मैं लेके आऊँगा आपके सामने। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, बाकी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किए हैं और अच्छे से, और उनका आंसर भी एकदम सही निकाला है। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। वो जो एक क्वेश्चन बचा है उसका शॉर्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पे देखने को मिलेगा। अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज या तो कल मैं वो जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसका वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, और अगले जो रीड बैच की वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आपको पता चल जाएगा कौन सा होने वाला है। अगर आप कोई चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वही चैप्टर हम शुरू कर देंगे। वरना हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने वाले हैं अगले बैच में।
तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना हम प्रॉफिट एंड लॉस पर अगला वीडियो आ जाएगा। तो अभी के लिए आज वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। रीड में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के। वो एक क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो अभी बस खत्म करते हैं आज यहीं पे वीडियो। नमस्कार।